हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मास्टर कट। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर के बारे में तो हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ लिया था। हमें पता है कि मैटर क्या होता है। मैटर वो चीज होती है जो जिसका कुछ ना कुछ मास होता है और जो कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास इज कॉल्ड मैटर। हमारे आसपास जो भी चीजें हैं, टेबल, चेयर, पेन, पेंसिल, इन सबका कुछ ना कुछ मास है और कुछ ना कुछ इनका क्या है, वॉल्यूम है। तो ये क्या है, मैटर है। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन सी चीजें जो हैं हमारे आसपास वो प्योर हैं या प्योर नहीं है। तो हम जब प्योर की बात करते हैं तो कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि प्योर वो चीज होती है जिसमें कोई मिलावट ना हो, कोई अडल्ट्रेशन ना हो। हम उस चीज को क्या कह देते हैं कि वो चीज प्योर है। जैसे कि मिल्क के पैकेट के ऊपर लिखा होता है प्योर, देसी घी के पैकेट के ऊपर लिखा होता है प्योर। हम उससे समझते हैं कि इन चीजों में कोई भी मिलावट नहीं है, तो ये क्या है, प्योर। पर साइंटिस्ट कहते हैं कि उन प्योर की डेफिनेशन कुछ और। उनके हिसाब से प्योर वो चीज होती है जो कि क्या है, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बनी हुई। जैसे कि एनी सब्सटेंस मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज प्योर। कोई भी चीज जो एक ही तरह के पार्टिकल से बनी हो उसको हम क्या मानते हैं, प्योर। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम, आयरन, हाइड्रोजन, CO2, H2O। अब अगर हम बात करें कैल्शियम की, कैल्शियम एक ही तरह के पार्टिकल से बना हुआ है। तो जो चीज एक ही तरह के पार्टिकल से बनी हो वो क्या होती है, प्योर। सो कैल्शियम क्या है, प्योर। आयरन, अगर हम आयरन को देखें, आयरन में कुछ और नहीं है, सिर्फ क्या है, आयरन है। आयरन के ही पार्टिकल्स हैं, तो आयरन भी क्या हुआ, प्योर। और एग्जाम्पल CO2। अब कार्बन डाइऑक्साइड में सिर्फ दो तरह के पार्टिकल्स हैं, एक C कार्बन का और एक ऑक्सीजन का। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं मिलेगा, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स ही मिलेंगे। तो ये CO2 जो है वो भी क्या है, प्योर है। ऐसे ही H2O भी क्या है, प्योर। अब ये जो हम पढ़ रहे थे कैल्शियम, आयरन, हाइड्रोजन, ये क्या है, ये एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स, इससे हमें ये पता चल गया कि जो एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, प्योर होते हैं। ठीक है, सारे मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स को मिला के क्या बनते हैं, मेटल, एलिमेंट्स। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, प्योर। इनके बारे में हम आगे जाके थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये जो CO2 हो गया, H2O हो गया, ये क्या है, कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये जो चीजें हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, दोनों क्या हैं, प्योर। अब जैसे कि हम एग्जांपल ले एयर की। एयर जो है वो प्योर नहीं है। एयर में बहुत तरह की गैसेस हैं, बहुत तरह की चीजें हैं, बहुत तरह की वो क्या है, मिक्सचर है। सैंड में भी बहुत तरह के पार्टिकल्स होते हैं। तो जो चीजें एक तरह के पार्टिकल से ना बनी हो वो चीजों को हम प्योर नहीं कहते, वो चीजें क्या होती हैं, वो मिक्सचर्स होती हैं। ठीक है, तो प्योर चीजें वो हैं जो एक तरह के पार्टिकल से बनी हो, और मिक्सचर्स वो हैं जो दो या दो से ज्यादा तरह के पार्टिकल से बनी हो। अब हमें ये तो पता चल गया कि कौन सी चीजें प्योर हैं और कौन सी क्या है, मिक्सचर्स हैं। अब हम मिक्सचर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। मिक्सचर पहले मैं बताती हूँ, मिक्सचर क्या है। जो चीजें दो या दो से ज्यादा तरह के पार्टिकल से बनी हो उनको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर। अब मिक्सचर्स जो है वो दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जिसमें, जैसे कि सॉल्ट वाटर, अगर आप पानी में सॉल्ट को डिसॉल्व कर रहे हो तो वो क्या हो जाता है, उसमें कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। डिसॉल्व होने के बाद वो आपको नजर नहीं आता कि सॉल्ट कहाँ पे गया। ठीक है, और ऐसे ही जैसे कि लेमनेड, अगर हम लेमनेड की बात करें तो उसमें भी ऐसे ही होता है कि जो जो चीजें हम उसमें डालते हैं वो क्या हो जाती हैं, कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं और हमें बाद में पता नहीं चलता कि कौन सी चीज कहाँ पे गई। तो ऐसे मिक्सचर जिसमें जो पार्टिकल्स हैं या जिसमें जो चीजें हैं वो कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो जाएं, उनको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल जहां पे लिखी है, सॉल्ट एंड वाटर एंड लेमनेड। इन दोनों में ऐसे ही होता है कि अगर हम चीजों को घोलते हैं तो वो क्या हो जाती हैं, बिल्कुल एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं और हमें बाद में वो अलग अलग नजर नहीं आती। ठीक है, तो इसकी जो होमोजीनियस जो होते हैं उनकी कंपोजिशन थ्रू आउट सेम रहती है। अगर आपने पानी में नमक घोला और आप उसके बाद उसको चेक कर रहे हो तो आप देखोगे कि आपको नमक कहीं पे नजर नहीं आएगा, पहली बात। दूसरी चीज आप देखोगे कि हर जगह आपको पानी सेम नजर आएगा। और अगर आप उसको पानी को पियोगे भी तो आपको हर सिप में सेम ही टेस्ट आएगा, क्योंकि जो सॉल्ट है वो वाटर में कंप्लीटली क्या हो गया, अच्छे से यूनिफॉर्मली क्या हो गया, डिसॉल्व हो चुका है। अब दूसरे टाइप ऑफ मिक्सचर्स क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स वो होते हैं जैसे कि दो चीजें जो आपस में घुले ना।
फॉर एग्जाम्पल सैंड एंड वाटर। अगर आप सैंड को वाटर में डालोगे तो सैंड जो है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगी, वो वैसे ही सस्पेंडेड रहेगी, वैसे ही आपको अलग अलग सैंड नजर आती रहेगी, वैसे ही वाटर अलग नजर आता रहेगा। ऐसे ही ऑयल इन वाटर, अगर हम ऑयल को वाटर में डालते हैं तो ऑयल जो है वो वाटर के ऊपर क्या करता रहता है, नजर आता रहता है। तो ऐसे मिक्सचर्स जिसमें पार्टिकल्स कंप्लीटली एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते, मिक्स नहीं होते, ऐसे मिक्सचर्स को क्या हम बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, तो एग्जाम्पल है सैंड इन वाटर, ऑयल इन वाटर, और इनकी जो कंपोजिशन है वो सेम नहीं होती। आपको अगर आपने ऑयल इन वाटर देखो तो आपको नजर आ जाएगा कि यहाँ ऑयल पड़ा है और यहाँ क्या है, पानी है। तो इनकी कॉम्पोजिशन जो है सेम नहीं होती, कहीं पे ऑयल है, कहीं पे वाटर होगा। ठीक है, और होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में और एक फर्क होता है कि होमोजीनियस मिक्सचर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे वाटर एंड सॉल्ट है, ये अलग अलग आपको नहीं नजर आएंगे, इनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं होंगी कि यहाँ तक नमक है, यहाँ तक पानी होगा, ऐसा नहीं होता उसमें दोनों चीजें क्या है, बिल्कुल एक दूसरे में डिसॉल्व हो चुकी हैं, इसलिए उनकी जो कॉम्पोजिशन है और सेम रहती है, प्लस उनकी जो बाउंड्रीज, उनके पार्टिकल्स की बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट नहीं होती, अलग अलग आपको नजर नहीं आएंगी। बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर में अगर आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हो और वो मिक्स नहीं होती पहले तो वो दोनों क्या है, अलग अलग नजर आएंगी, उनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होंगी, पता चलेगा कि यहाँ पे ऑयल है और यहाँ पे क्या है, वाटर। सो ये जो दो है वो है मिक्सचर के दो तरह के टाइप्स, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। और एग्जांपल्स है होमोजीनियस की सॉल्ट इन वाटर, लेमनेड, हेट्रोजीनियस की है सैंड इन वाटर एंड ऑयल इन वाटर। तो इससे हमें ये पता चल गया कि मिक्सचर जो है वो दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब मिक्सचर्स के बाद हम पढ़ेंगे सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स के बारे में। आपके बुक में एक एक्टिविटी है जिसमें एक क्लास के बच्चों को 4 ग्रुप्स में क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। पहले ग्रुप को दिया गया कॉपर सल्फेट सॉल्ट। कॉपर सल्फेट जो होता है एक सॉल्ट जो कि ब्लू कलर का होता है। फर्स्ट ग्रुप को एक स्पैचुला कॉपर सल्फेट दिया गया, दूसरे ग्रुप को 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट के दिए गए, तीसरे ग्रुप को चॉक पाउडर दिया गया और फोर्थ ग्रुप को क्या दिया गया, कुछ इंक की ड्रॉप्स दी गई। और चारों ग्रुप्स को बोला गया कि इनको 50-50 ml पानी में क्या कर दो, डिसॉल्व कर दो। तो जो फर्स्ट केस था जिसमें हमने कॉपर सल्फेट डाला था एक स्पैचुला, वो कॉपर सल्फेट जो था वो पानी में क्या हो गया, कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया। ठीक है, और पानी का कलर क्या हो गया, ब्लू। अब दूसरे केस में क्या था, कॉपर सल्फेट ही था लेकिन 2 उसके स्पैचुलास थे, पानी में डिसॉल्व किया गया और पानी फिर क्या हो गया, ब्लू हो गया। पर इस टाइम जो पानी का कलर था वो क्या है, डार्क ब्लू था, क्योंकि हमने उसमें 2 स्पैचुलास डाले थे। थर्ड केस में हमने क्या किया था, चॉक पाउडर को पानी में डाला। हमें पता कि चॉक पाउडर को अगर हम पानी में डालेंगे वो क्या हो जाएगा, वो मिक्स नहीं होगा। और नेक्स्ट जो फोर्थ ग्रुप था उसमें क्या था, उनको दी गई थी कुछ इंक ड्रॉप्स और उसको पानी में डाला गया। वी नो अगर कुछ भी थोड़ी सी इंक ड्रॉप्स होंगी वो पानी में क्या हो जाएंगी, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएंगी, हमें नजर भी नहीं आएगी कि कहाँ गई। तो जो पहले 2 ग्रुप थे जिसमें हमने कॉपर सल्फेट डाला था, एक में एक स्पैचुला और दूसरे में 2 स्पैचुलास, उन दोनों सोल्यूशंस को क्या बोलते हैं, उन दोनों मिक्सचर्स को क्या बोलते हैं, सोल्यूशन। ठीक है, और इसके बारे की, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे। और जो चॉक पाउडर इन वाटर वाली जो एग्जांपल थी वो क्या थी, सस्पेंशन, उनको हम क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। और जो इंक ड्रॉप्स को पानी में डाला गया था उनको बोलते हैं हम कोलाइड्स। हम अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे कि सॉल्यूशंस होते क्या है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं। नेक्स्ट फिर सस्पेंशन के बारे में, देन फिर हम क्या पढ़ेंगे, कोलाइड्स के बारे में। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉल्यूशंस के बारे में। सॉल्यूशन जैसे कि हमने वो एक्टिविटी की थी और उसमें देखा था जो फर्स्ट 2 ग्रुप थे जिन्होंने 50 ml पानी में कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व किया था और वो कॉपर सल्फेट पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया था, वो क्या था, सोल्यूशन। जो चीजें जैसे कि सॉल्ट इन वाटर, अगर आप पानी में नमक को घोलते हो तो वो कंप्लीटली उसमें डिसॉल्व हो जाता है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन। वो भी क्या है, एग्जाम्पल है सोल्यूशन की। ठीक है, अब सोल्यूशन जो है उसके 2 क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, एक सल्यूट, एक सॉल्वेंट। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल लूं सॉल्ट इन वाटर की, सोल्यूशन जो है, सॉल्ट वाटर जो है वो क्या है, एक सोल्यूशन। अब इसमें 2 चीजें हैं, एक तो सॉल्ट और दूसरा क्या है, वाटर। जो चीज ज्यादा होती है और जिसमें दूसरी चीज को घोला जाता है वो चीज को हम बोलते हैं सॉल्वेंट।
तो यहाँ पे वाटर जो है वो क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। और नेक्स्ट जिस चीज को दूसरी चीज में घोला जाता है और जो कम अमाउंट में होती है उसको हम बोलते हैं सल्यूट। तो यहाँ पे सॉल्ट जो है वो क्या है, सल्यूट, ठीक है। वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, लार्ज क्वांटिटी में होता है और दूसरी चीज इसमें घोली जाती है। और सल्यूट यहाँ पे क्या है, सॉल्ट है। सॉल्ट को पानी में घोला गया, जिस चीज को दूसरी चीज में घोला जाएगा वो क्या होगा, सल्यूट। तो ये जो है सोल्यूशन के दो पार्ट्स हैं, सल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब जो सोल्यूशन है, जरूरी नहीं जब हम सोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि वो कुछ लिक्विड ही होगा। जरूरी नहीं है कि लिक्विड में कोई लिक्विड चीज घोली होगी तो वही ही सोल्यूशन होगा। लिक्विड में सॉलिड भी घोल सकते हैं, सॉलिड में सॉलिड को भी हम क्या कहते हैं, सोल्यूशन ही कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें पता है अलॉयस। अलॉयस क्या होते हैं, जब हम एक मेटल और एक नॉन मेटल को मिक्स कर देते हैं और एक नया कंपाउंड बना देते हैं, ठीक है, या फिर एक मेटल और एक दूसरे मेटल को मिला के एक नया कंपाउंड बना देते हैं, उनको हम बोलते हैं अलॉयस। वो भी सोल्यूशन है। वहां पे दोनों चीजें क्या होती हैं, सॉलिड होती है। तो इससे मैं ये बता रही हूँ कि जो सॉलिड इन सॉलिड होता है, सॉलिड और सॉलिड को भी अगर हम मिक्स करते हैं तो वो भी सोल्यूशन ही होता है, ठीक है। क्योंकि बाद में जो चीज बनती है वो होमोजीनियस होती है, एक जैसी हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड इन सॉलिड सोल्यूशन, ठीक है। तो सॉलिड भी है, सॉलिड भी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगा, लिक्विड भी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगा, गैसेस भी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो हम एरिएटेड ड्रिंक्स पीते हैं तो उसमें लिक्विड चीज में क्या होती है, गैसेस डिसॉल्व की होती है, ठीक है। तो वो क्या है, गैसेस इन लिक्विड्स की एग्जाम्पल। सोल्यूशन जो है लिक्विड्स लिक्विड्स, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड सॉलिड सब हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल है आपकी बुक में जो है टिंक्चर ऑफ आयोडीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या है, उसमें अल्कोहल जो है वो है सॉल्वेंट और आयोडीन क्या है, सल्यूट। आयोडीन को अल्कोहल में क्या किया होता है, डिसॉल्व किया होता है और उसको बोलते हैं टिंक्चर ऑफ आयोडीन। और ये एग्जाम्पल है सॉलिड इन लिक्विड की। आयोडीन क्या है, सॉलिड, और अल्कोहल क्या है, लिक्विड। तो ये सॉलिड इन लिक्विड की एग्जाम्पल है, ये भी सोल्यूशन है। टिंक्चर ऑफ आयोडीन, अल्कोहल में आयोडीन को क्या किया होता है, डिसॉल्व किया होता है, ठीक है। तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन के दो पार्ट्स क्या है वो हमने पढ़ लिए, कितने तरह के सोल्यूशंस होते हैं वो भी हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर हम एग्जाम्पल को लेके चले तो हमको इन प्रॉपर्टीज को पढ़ना क्या हो जाएगा, हमारे लिए आसान हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, सॉल्ट वाटर, हमने पानी में क्या किया हुआ, सॉल्ट को डिसॉल्व किया हुआ। अब सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है होमोजीनियस मिक्सचर। हमें पता है सॉल्ट जो है वाटर में क्या हो जाता है, बिल्कुल अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है और क्या बन जाता है, होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल साइज इज वेरी स्मॉल। सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं, आपको माइक्रोस्कोप भी अच्छे से, आपको वहां पे भी उनका साइज जो है बहुत कम नजर आएगा। और ये इनका साइज होता है लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी कम इनका साइज होता है। और क्योंकि इनका साइज जो है बहुत कम होता है, ये क्या नहीं कर पाते, डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट। इनमें से अगर हम लाइट को पास करेंगे वो स्कैटर नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सोल्यूशन में लाइट टॉर्च लगा दें, टॉर्च से लाइट आगे जाएगी, लाइट जो है वो सीधी सीधी निकल जाएगी, इसके पार्टिकल्स लाइट को खिलारेंगी नहीं, इसे स्कैटर नहीं करेंगे, ठीक है। वो जो लाइट आएगी वो सीधी सीधी इसमें से पास करके चले जाएगी। क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, लाइट जो है स्कैटर नहीं होती, पार्टिकल्स इसकी लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते, जो लाइट होती है वो सीधी सीधी निकल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है, डू नॉट मेक पाथ ऑफ लाइट विजिबल। अगर आप देखोगे, आपने ट्रू सोल्यूशन में से अगर आपने लाइट पास करवाई तो उसका पाथ जो है आपको इसके अंदर नजर नहीं आएगा। सामने स्क्रीन होगी, वहां पे ये लाइट इसमें से पास करके नजर आ जाएगी, लेकिन इसमें जो है लाइट का पाथ जो है वो विजिबल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी, डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट जो है हम इसके बारे में डिटेल आगे जाके पढ़ेंगे, पर जो सॉल्यूशंस हैं वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करते। नेक्स्ट, लीव नो रेजिड्यू ऑन फिल्ट्रेशन। सॉल्यूशंस को अगर हम फिल्टर करने लगे ऑन फिल्टर पेपर, अगर हम अब देखो सॉल्ट वाटर को अगर हम फिल्टर पेपर पे फिल्टर करेंगे
तो फिल्टर पेपर पे कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ जो है वो फिल्टर हो जाएगा। तो सोल्यूशन जो है वो फिल्ट्रेशन पे कुछ भी फिल्टर पेपर पे रेजिड्यू छोड़ देंगे। नेक्स्ट इज स्टेबल। स्टेबल से मतलब है अगर हम सॉल्ट वाटर को कुछ टाइम के लिए क्या रख दें, अनडिस्टर्ब छोड़ दें, तो इससे ये नहीं होगा कि सॉल्ट जो है वो नीचे सेटल हो जाएगा, वो वैसा की वैसा ही रहेगा, उसमें डिजोल्व ही रहेगा। ऐसा नहीं होता कि सॉल्ट जो है वो नीचे सेटल हो जाए। तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रू सोल्यूशन है वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो ये जो है सारी प्रॉपर्टीज है सोल्यूशन की कि वो होमोजीनियस होते हैं, उनके पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, वो लाइट बीम को स्कैटर नहीं करते, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते, लाइट का जो पाथ है वो उनमें से विजिबल नहीं होता, फिल्ट्रेशन पे ये फिल्टर पेपर पे कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ते, और ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। और इनकी एग्जांपल है सॉल्ट वाटर। पानी में सॉल्ट को जब हम घोल देते हैं तो वो क्या बन जाता है, सोल्यूशन। अब सोल्यूशन के बाद है सस्पेंशन। हमने उस एक्टिविटी में थर्ड ग्रुप में देखा था कि उनको दिया गया था चॉक पाउडर, और चॉक पाउडर को उन्होंने क्या करना था, वाटर में डिसॉल्व करना था। तो वो जो है उसको हम बोलते हैं सस्पेंशन, क्योंकि उसमें जो चॉक पाउडर के पार्टिकल्स थे वो वाटर में क्या थे, सस्पेंडेड। हमें पता है कि अगर हम चॉक पाउडर को वाटर में डालेंगे तो चॉक पाउडर उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, वो क्या होगा, सस्पेंडेड रहेगा, वैसे ही उसमें पड़ा रहेगा। उसको जब तक हम उसको स्टर करते रहेंगे वो वैसे वैसे वहां पे पड़ा रहेगा, और जब हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, वैसे ही छोड़ देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, नीचे सेटल हो जाएगा। तो ऐसे जो मिक्सचर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सस्पेंशन। एग्जाम्पल, चॉक पाउडर इन वाटर। अब हम पढ़ेंगे सस्पेंशन की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, इट इज अ हाइड्रोजीनियस मिक्सचर। आपको भी पता है कि चॉक जो है वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा, तो वो है एक हाइड्रोजीनियस मिक्सचर, दोनों अलग अलग नजर आते रहेंगे। नेक्स्ट इज पार्टिकल साइज इज लार्ज। सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि हम उसको नेकेड आइज से भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमें चॉक पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं वो नजर आते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, इसके पार्टिकल्स लाइट बीम को क्या करते हैं, लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। जैसे कि हमने सोल्यूशन में पढ़ा था कि अगर किसी ग्लास में या बीकर में क्या हो, ट्रू सोल्यूशन हो, और उसमें हम लाइट को पास करवाएं, ठीक है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर नहीं करते। लेकिन सस्पेंशन में अगर हम इसमें से लाइट पास करेंगे तो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं, वो लाइट को हर तरफ क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि इसके पार्टिकल्स का साइज बड़ा है, ये लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, मेक लाइट्स पाथ विजिबल। दूसरी चीज हमने यहाँ पे ये पढ़ी थी कि अगर हम टॉर्च से लाइट इसमें से पास करवाएंगे, ट्रू सोल्यूशन में क्या हुआ था, वो उसका पाथ नजर नहीं आया था, ठीक है, बीच में, पर इसमें पाथ नजर आएगा कि लाइट किधर किधर जा रही है, ठीक है। तो ये होगी इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट आगे जाके पढ़ना है हमने, और ये जो सस्पेंशन होते हैं वो टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट इज लीव रेजिड्यू ऑन फिल्ट्रेशन। अगर हम फिल्टर पेपर पे चॉक पाउडर वाले पानी को फिल्टर करने की कोशिश करेंगे तो चॉक पाउडर जो है वो क्या होगा, फिल्टर पेपर पे डिपॉजिट हो जाएगा। दैट मीन्स कि फिल्टर पेपर पे फिल्ट्रेशन करने पे फिल्टर पेपर पे कुछ ना कुछ रेजिड्यू रह जाता है अगर हम सस्पेंशन को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। नेक्स्ट इज अनस्टेबल। अनस्टेबल से हमने देखा कि अगर हम चॉक पाउडर वाला पानी जो है उसको हम कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब बिना हिलाए जुलाए कहीं पे रख देंगे तो जो चॉक पाउडर है वो नीचे क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। सेटल के होने के बाद क्या होगा कि ऊपर जो है वो पानी रह जाएगा, नीचे जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे चॉक पाउडर इकट्ठा हो जाएगा और ऊपर क्या रह जाएगा, पानी रह जाएगा। इससे क्या होगी, ये जो सस्पेंशन है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जब सस्पेंशन ब्रेक हो गया, ठीक है, तो ये टिंडल इफेक्ट भी नहीं शो करेगा, ये लाइट बीम को स्कैटर भी नहीं करेगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये सस्पेंशन जो है वो क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि जब हम इसको थोड़ा सा अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं तो इसके पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाते हैं, पहले की तरह नहीं रहते। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। एग्जाम्पल है चॉक पाउडर इन वाटर, ठीक है। प्रॉपर्टीज, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है कि वो लाइट बीम को क्या कर लेते हैं, स्कैटर कर लेते हैं।
नेक्स्ट है, अगर इसमें से हम लाइट को पास करवाएंगे तो हमें लाइट का पाथ जो है वो नजर आएगा। नेक्स्ट है शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट ये शो करता है लीव रेजिड्यू ऑन फिल्ट्रेशन। फिल्टर करने पे, अगर हम फिल्टर पेपर पे इसको फिल्टर करेंगे तो कुछ ना कुछ रेजिड्यू बच ही जाएगा ऑन फिल्टर पेपर। नेक्स्ट है कि ये क्या होते हैं, अनस्टेबल। अनस्टेबल से मतलब कि अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो पार्टिकल्स जो है नीचे सेटल हो जाएंगे और सस्पेंशन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, सस्पेंशन ब्रेक हो जाएगी, फिर ये लाइट बीम को स्कैटर भी नहीं कर पाएगा, टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कोलाइड्स के बारे में। लास्ट जो एक्टिविटी हमने की थी उसमें लास्ट ग्रुप को जो इंक के कुछ ड्रॉप्स दिए गए थे जिसको पानी में डालना था, उसको क्या बोलते हैं, कोलाइड। अब आपको लगेगा कि इंक के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर में जाके कंप्लीटली डिसॉल्व हो गए, पर वो नहीं होते। कोलाइड की एक और एग्जांपल है, वो है मिल्क। मिल्क हमें लगता है कि होमोजीनियस है, एक जैसा है, नहीं, पर उसमें एक जैसे पार्टिकल्स नहीं होते, उसमें प्रोटीन्स है, फैट्स है, बहुत कुछ है। ठीक है, जो कि फिल्टर पेपर पे अगर हम फिल्टर करने की कोशिश करेंगे बाहर नहीं निकलेंगे। देयर सम अदर टेक्निक जो हम उसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो कोलाइड्स जो हैं एग्जांपल जैसे कि इंक इन वाटर, मिल्क, ये क्या है, लगते तो हमें होमोजीनियस हैं लेकिन होते क्या है, हेट्रोजीनियस होते हैं। ठीक है, देखने में हमें ये लगेगा कि ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं, पर ये होते क्या है, हेट्रोजीनियस होते हैं। और क्योंकि फिल्टर करने पे, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना अंदर वाले, बहुत छोटे होते हैं कि हमें ऐसे नहीं नजर आते। फिल्टर पेपर पे फिल्टर करेंगे तभी भी नजर नहीं आएंगे। देयर सम अदर टेक्निक, कुछ और टेक्निक लगा के हम इसके पार्टिकल्स को बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मिल्क को आप जब सेंट्रीफ्यूगेशन करते हो, मिल्क से बटर निकलता है ना, दैट मीन्स कि मिल्क के अंदर कोई ना कोई पार्टिकल था। इसी वजह से वो क्या है, हेट्रोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं होते। नेक्स्ट इज, इसकी अगली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, पार्टिकल्स आर लार्ज इनफ टू स्कैटर लाइट। सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स थे वो छोटे थे, वो स्कैटर नहीं कर पा रहे थे। सस्पेंशन के इतने बड़े थे, वो कर पा रहे थे। इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सोल्यूशन से बड़े होते हैं और सस्पेंशन से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। पर ये इतने बड़े होते हैं कि ये क्या कर ले, स्कैटर कर ले लाइट भी। जैसे कि हमने देखा था ना कि पार्टिकल्स लाइट को, अगर उसमें से लाइट पास करेगी तो उनको क्या कर देंगे, स्कैटर कर देंगे। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है इसकी, मेक्स लाइट्स पाथ विजिबल। इससे क्या होता है, लाइट का जो पाथ होता है वो क्या हो जाता है, विजिबल। अगर हम इसमें से कोलाइड में से लाइट को पास करेंगे तो लाइट का जो पाथ है हमें नजर आएगा इसके बीच में। नेक्स्ट इज शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे। और ये जो कोलाइड्स हैं वो क्या करते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट इज स्टेबल। कोलाइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि अगर हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दें, जैसे कि सस्पेंशन में हुआ था, इसके पार्टिकल्स नीचे सेटल नहीं करते, ये ऑल टाइम एक जैसे ही रहते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, स्टेबल। नेक्स्ट इज लीव नो रेजिड्यू ऑन फिल्ट्रेशन। फिल्टर पेपर पे अगर आप इसको फिल्टर करने की कोशिश करोगे तो फिल्टर पेपर पे कोई भी रेजिड्यू बचेगा नहीं, कोई भी चीज जो है उस पर कलेक्ट नहीं होगी, डिपॉजिट नहीं होगी। ठीक है, तो फिल्टर पेपर से अगर आप फिल्ट्रेशन करोगे तो वो क्या होगा, कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ेगा। पर जैसे कि मैंने पहले बोला कि मिल्क जो है वो क्या है, कोलाइड है, तो मिल्क में से तो कुछ ना कुछ निकल ही जाता है, बटर निकलता है उससे। ठीक है, तो वो कौन सी टेक्निक होती है, वो होती है सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, हम घरों में भी देखते हैं कि जो मिल्क होता है उसको गोल गोल घुमाया जाता है विद वो जो मशीन्स होती हैं, ग्राइंडर्स होते हैं, तो उनके साथ वो क्या करते हैं, ब्लेंडर्स होते हैं, उनको यूज करके मिल्क को गोल गोल घुमाया जाता है जिससे बटर जो है वो ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक जो है वो यूज की जाती है कोलाइड्स में ताकि उनके पार्टिकल्स को सेपरेट किया जा सके। लेकिन फिल्टर पेपर पे इनके पार्टिकल सेपरेट नहीं होंगे, फिल्टर पेपर पे कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, ये थी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी क्या है, होमोजीनियस लगते हैं बट होते हेट्रोजीनियस हैं। इसके पार्टिकल्स बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि लाइट को स्कैटर कर पाए। ठीक है, पाथ उसका जो है, लाइट का जो पाथ है वो क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है इनके अंदर। नेक्स्ट है, ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, स्टेबल होते हैं, और फिल्ट्रेशन, फिल्टर पेपर से अगर फिल्ट्रेशन करेंगे तो ये कोई भी पार्ट जो है उस पर रेजिड्यू छोड़ेगा नहीं। लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से इसके पार्टिकल्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कोलाइड की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कोलाइड्स के पार्ट्स के बारे में।
जैसे हमने पढ़ा था कि सोल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, सल्यूट एंड सॉल्वेंट। जिसको घोला वो सोल्यूट, जिसमें घोला वो सॉल्वेंट। यहाँ पे चीजें सेम होती हैं लेकिन उनके नाम क्या है, अलग। कोलाइड के दो पार्ट्स हैं, एक है डिस्पर्स्ड फेज, एक है डिस्पर्स्ड मीडियम। जो उसका सल्यूट वाला पार्ट होगा, जिसको घोला जाएगा, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज, और दूसरा जो उसका सॉल्वेंट वाला पार्ट होगा उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड मीडियम। तो ये जो है डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम कोलाइड्स के पार्ट है। सोल्यूट वाले पार्ट को हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज एंड सॉल्वेंट वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्स्ड मीडियम। एग्जाम्पल, आपके बुक में एक पूरा टेबल दिया हुआ है जिसमें उन्होंने बताया हो कि लिक्विड में एयर, लिक्विड में गैस डाली, गैस में लिक्विड डाला, सॉलिड में लिक्विड डाला, तो क्या बन जाता है। उनके अलग अलग नाम है, अलग अलग उनकी एग्जाम्पल्स है। एक एग्जाम्पल जैसे कि हम देखते हैं शेविंग क्रीम। शेविंग क्रीम कैसे बनती है, जब हम लिक्विड में गैस को डालते हैं। किसी लिक्विड में गैस को डाला जाता है तो तब वो कोलाइड बनाएगा, वो क्या है, फॉर्म। उसका नाम क्या है, फॉर्म नाम है, और इसकी एग्जाम्पल है शेविंग क्रीम। मतलब शेविंग क्रीम जो है एक कोलाइड है, जिसका कोलाइड का नाम क्या है, फॉर्म। उसमें डिस्पर्स्ड मीडियम क्या था, लिक्विड। कोई भी लिक्विड में एक डिस्पर्स्ड फेज गैस को क्या किया गया था, मिक्स किया गया था, जिससे फॉर्म बनी, और फॉर्म की एग्जाम्पल है शेविंग क्रीम। तो ये है सारा कोलाइड्स के बारे में। एग्जाम्पल है मिल्क। मिल्क जो है बहुत अच्छी एग्जाम्पल है कोलाइड की। कोलाइड, इससे हम इसकी प्रॉपर्टीज को अच्छी तरह जान पाते हैं। और फिर इसके बाद हमने ये पढ़ लिया कि इसके दो पार्ट्स कौन से होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। ठीक है, तो ये इसके साथ हमने क्या क्या पढ़ लिया, सोल्यूशन पढ़ लिया, सस्पेंशन पढ़ लिया, कोलाइड पढ़ लिया। वो जो हमने एक्टिविटी की थी जिसमें 3-4 ग्रुप बनाए गए थे, अलग अलग मिक्सचर्स बने थे, उससे हमने ये आइडिया लगा लिया कि सोल्यूशंस कैसे होते हैं, सस्पेंशंस कैसे होते हैं, और कोलाइड्स कैसे होते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है एक कि इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो हम तीनों में डिफरेंस लिख सकते हैं कि कौन होमोजीनियस है, कौन हेट्रोजीनियस है, कौन फिल्टर पेपर पे रेजिड्यू छोड़ता है, कौन नहीं छोड़ता, कौन स्टेबल है, कौन नहीं स्टेबल, कौन लाइट बीम को स्कैटर करता है, कौन नहीं करता। इस सब से ये सभी पॉइंट्स लगा करके हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों का डिफरेंस बता सकते हैं। अब लास्ट हमने पढ़ा सोल्यूशन के बारे में, कोलाइड के बारे में और सस्पेंशन के बारे में। अब हम दोबारा आएंगे सोल्यूशन में। सोल्यूशन के कुछ टाइप्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, और उनकी कुछ टर्म्स हैं जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन, सॉल्युबिलिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। ये सब चीजें अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सोल्यूशन। हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने देखा था कि फर्स्ट ग्रुप को उन्होंने क्या दिया था, एक स्पैचुला कॉपर सल्फेट का दिया था, ठीक है, और दूसरे वालों को 2 स्पैचुलास दिए थे कॉपर सल्फेट की, और दोनों को बोला था कि इनको 50-50 ml पानी में क्या कर दो, डिसॉल्व कर दो। हमने देखा था कि वो होमोजीनियस मिक्सचर बन गया, दोनों में कॉपर सल्फेट था, दोनों का कलर क्या हो गया, दोनों पानी का कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। पर जिसमें हमने 2 स्पैचुलास डाले थे, वो वाला पानी जो था उसमें क्या हुआ, कलर ज्यादा था, कलर मतलब डार्क था, डार्क ब्लू था। क्यों? क्योंकि उसमें 2 स्पैचुलास थे। अब यहाँ पे हम समझेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट सोल्यूशन के बारे में, जिसमें हमने देखा था कि एक स्पैचुला था, उसका कलर क्या था, लाइट ब्लू, और जिसमें 2 स्पैचुलास थे उसका कलर क्या था, डार्क ब्लू। अब इस वाले में हमें पता है कि जो सल्यूट था, हमने पढ़ा था ना सल्यूट क्या होता है, सल्यूट जो चीज हम दूसरी चीज में डिसॉल्व करते हैं, तो इसमें जो सल्यूट था वो क्या था, ज्यादा था पहले वाले से, ठीक है। जिस सोल्यूशन में अगर हम 2 सॉल्यूशंस को कंपेयर करें और जिसमें सल्यूट ज्यादा हो, वो होता है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, ठीक है। तो उसमें जो सेकंड ग्रुप था जिसने 2 स्पैचुलास डाले थे कॉपर सल्फेट के पानी में और उसको डिसॉल्व किया था, वो सोल्यूशन क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो गया, क्योंकि उसमें जो सल्यूट है क्या है, ज्यादा है। और उसके मुकाबले जो फर्स्ट वाला ग्रुप था उसका जो पानी था वो कम ब्लू हुआ था और उसमें सिर्फ एक स्पैचुला था, ठीक है, स्पैचुला एक था। मतलब इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो इसमें जो सल्यूट था वो क्या था, कम था। तो ये क्या हो गया, डाइल्यूट सोल्यूशन, ठीक है। तो सोल्यूशन 2 तरह के, एक कॉन्सेंट्रेटेड, एक डाइल्यूट सोल्यूशन। ये कंपैरेटिव टर्म्स है। अगर आप 2 चीजों को, 2 सोल्यूशंस को कंपेयर कर रहे हो तो आप बता सकते हैं कि कौन सी चीज कॉन्सेंट्रेटेड है और कौन सी डाइल्यूट।
जिसमें ज्यादा सल्यूट होगा वो क्या होगी, कॉन्सेंट्रेटेड, और जिसमें कम सल्यूट होगा वो क्या होगी, डाइल्यूट। ठीक है, तो ये जो है फर्स्ट दो टर्म्स अबाउट सोल्यूशन हमने डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, आपकी बुक में एक एक्टिविटी है, इसको समझने के लिए पहले हम सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में समझेंगे। एक एक्टिविटी में उन्होंने बोला है कि आपने क्या करना है, पानी लेना है, पानी में नमक डालना स्टार्ट कर देना है। 1 चम्मच डाल दिया, घोल दिया, 2 डाल दिए, घोल दिए, ऐसे आपने करते करते घोलते रहना है। और दूसरे में आपको बोला गया है कि एक आपने पानी में लेके, पानी में आपने बेरियम क्लोराइड क्या करना है, डिसॉल्व करना स्टार्ट कर देना है। 1 स्पून लेके, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर फोर्थ। ठीक है, अब आप देखोगे कि अगर इतना सा पानी होगा, 50 ml पानी होगा या 100 ml पानी होगा, किसी भी अमाउंट का पानी है, वो एक सर्टेन अमाउंट तक ही नमक है या फिर बेरियम क्लोराइड है, उसको क्या कर पाएगा, डिसॉल्व कर पाएगा। ठीक है, अब 50 ml पानी में आप 10 चम्मच नमक तो नहीं घोल सकते ना, और 10 चम्मच बेरियम क्लोराइड भी नहीं घुलेगा उसमें। एक सर्टेन अमाउंट तक जो है सॉल्ट है उसमें क्या होगा, डिसॉल्व होगा। वो क्या होती है, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, उससे पहले हम पढ़ते हैं कि सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें जितना सल्यूट हम डिसॉल्व कर सकते हैं वो ऑलरेडी हो चुका है और उसमें सल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अगर 50 ml पानी की कैपेसिटी थी कि उसमें सिर्फ 10 स्पून ही नमक घुल सकता है, तो वो 10 स्पून उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। अगर आप 11th स्पून को उसमें डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे तो वो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। ठीक है, पर यहाँ पे एक कंडीशन है, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, कि आप एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर पानी में या किसी भी चीज में दूसरी चीज को घोलने की कोशिश कर रहे हो तो वो एक सर्टेन अमाउंट ही उसमें डिसॉल्व होगा। अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए तो हो सकता है वो कम हो या फिर ज्यादा हो। जैसे कि मान लो कि इस टेम्परेचर पे 50 ml पानी पे 10 चम्मच जो है नमक डिसॉल्व हो पा रहा है। अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ा दूंगी तो हो सकता है 10 से 12, 12 से 14, 14 तक का चम्मच भी उसमें डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, तो सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और सोल्यूट ऐड ना हो सके। जैसे कि हम 50 ml पानी में 10 चम्मच से ज्यादा नमक ना घोल सके, तो वो क्या बन चुका है, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका है। अब उसमें और सोल्यूट ऐड नहीं हो सकता, और उसकी पर्टिकुलर कंडीशन क्या है कि एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो तो वो क्या हो जाता है, उसमें सोल्यूट क्या हो सकता है और ऐड हो सकता है। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन को पढ़ते हैं। अभी मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जितना सोल्यूट ऐड हो सकता है, अगर वो हो जाए तो सोल्यूशन सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाता है। और अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक है, अब उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, अब इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब वो 2, 3, 4 हो सकता है और चम्मच क्या कर सके, अपने आप में डिसॉल्व कर सके। ठीक है, तो अब वो क्या बन गया, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो हुआ जिस सोल्यूशन में हम और सोल्यूट ऐड कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उसी टेम्परेचर पर। ठीक है, तो वो सोल्यूशन क्या हो जाता है, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन को दोबारा पढ़ते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें और सोल्यूट ऐड ना कर सकेगा। एक चीज में, एक पर्टिकुलर चीज है, एक सर्टेन अमाउंट तक क्या होगी, डिसॉल्व होगी, उसके बाद वो डिसॉल्व होनी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप थोड़ी सी और सोल्यूट को, थोड़ा और सोल्यूट जो है उसमें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, क्योंकि वो अपने सैचुरेशन लेवल तक उसमें सोल्यूट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब दोबारा से पढ़ते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में। सैचुरेटेड सोल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है उसे बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेके चल रही थी कि 50 ml पानी में सिर्फ 10 स्पून क्या हो रहे हैं, डिसॉल्व हो रहे हैं नमक के। ठीक है, तो वो 10 स्पून क्या हो गए, उस सोल्यूशन की क्या हो गए, सॉल्युबिलिटी, कि इसमें इतना ही नमक घुल सकता है, तो दैट इज द सॉल्युबिलिटी। अब इसमें एक चीज है कि इसमें और इसमें पर्टिकुलर टेम्परेचर को मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर बदलने से ये प्रॉपर्टीज इनकी चेंज हो जाती है। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड भी बन जाता है और अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड भी बन सकता है। ठीक है, और फिर उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर चेंज होने से क्या हो सकती है,
चेंज हो सकती है। ठीक है, तो इन तीनों चीजों में टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हम टेम्परेचर को अगर आपको पेपर में भी ये लिखना है तो आप ये पर्टिकुलर टेम्परेचर वाला पॉइंट उसमें ऐड जरूर करोगे। ठीक है, उसके बिना इनकी जो डेफिनेशंस हैं वो क्या है, अधूरी है। तो वी हैव टू ऐड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने से इन तीनों का जो है डेफिनेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, और इसमें एक और चीज है कि अगर हम सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट करेंगे, ठीक है, आपने जैसे कि अभी हम एग्जांपल ले रहे थे कि पानी को हमने पानी में नमक डाला था, 10 चम्मच चले गए। अब आप उसको अगर हीट करने लग जाओगे तो क्या होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब उसमें पहले जो सोल्यूट था उतना ही आ रहा था क्योंकि वो सैचुरेटेड बन चुका था। अब उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज। मतलब 1 आध चम्मच, 1 2 3 कुछ भी चम्मच है और उसमें ऐड हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम ऐसे सोल्यूशन को पहले हीट करें, हीट करके फिर ठंडा कर लें, तो क्या होता है, वो बन जाते हैं क्रिस्टल्स। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि अगर हम सैचुरेटेड सोल्यूशन को पहले हीट करके फिर ठंडा कर दें तो क्या होता है, तो उससे बन जाते हैं क्रिस्टल्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में। और हमने आगे नेक्स्ट क्या पढ़ लिया, सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ लिया कि सैचुरेटेड सोल्यूशन में जितना सोल्यूट ऐड होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। अब नेक्स्ट एक टर्म रह गई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है कि एक सोल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी तो ये थी ना कि सैचुरेटेड सोल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ये है कि एक सोल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है, वो क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, इसके फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि पहला फॉर्मूला है मास बाय मास परसेंटेज। उसमें क्या है, ऊपर हम लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कितना प्रेजेंट है। हमने पहले पढ़ लिया कि सोल्यूट होता क्या है, जो चीज जैसे पानी में नमक जो है, नमक को हम घोल रहे हैं वो सोल्यूट है। मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो ऐसे इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा हमारा कॉन्सेंट्रेशन में, परसेंटेज में जो है कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। ऊपर हम सोल्यूट का मास लिखेंगे, नीचे पूरे सोल्यूशन का लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे और इसको सॉल्व करके हमारा परसेंटेज में आंसर आ जाएगा कि इतनी % कॉन्सेंट्रेशन। दूसरा इसका फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम। अब मास बाय वॉल्यूम में क्या है, ऊपर आएगा मास ऑफ सोल्यूट, नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नीचे हम सोल्यूशन का वॉल्यूम लिखेंगे इन लीटर्स और मिलीलीटर्स, जो मास है हम ग्राम्स में लिखते हैं। ठीक है, इनटू 100। तो इसको सॉल्व करके जो भी परसेंटेज में आंसर आएगा वो हमारी क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन। थर्ड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। उसमें हम ऊपर भी सोल्यूट का ही मास लिखते हैं, सॉरी वॉल्यूम लिखते हैं, और नीचे भी सोल्यूशन का वॉल्यूम लिखते हैं। तो इसमें दोनों के क्या आते हैं, वॉल्यूम इनटू 100। और इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आता है वो परसेंटेज में हम उसको क्या बोलते हैं कि इतनी कॉन्सेंट्रेशन है सोल्यूशन की। तो ये 3 फॉर्मूलाज हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को निकालने की। मास बाय मास, जिसमें हम दोनों का मास लिखते हैं, ऊपर सोल्यूट का, नीचे सोल्यूशन का। सोल्यूशन का मतलब ये है कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों चीजें। जैसे कि मैं नमक और पानी की बात कर रही हूँ तो नमक का भी मास आएगा और वाटर का भी आएगा, दोनों को मिला। समटाइम्स हमें अलग अलग सोल्यूट और सॉल्वेंट का मास दिया होता है, हमें ऐड करके फिर सोल्यूशन का मास लिखना होता है। अब इसमें है मास बाय वॉल्यूम, ऊपर आएगा सोल्यूट का मास, नीचे सोल्यूशन का वॉल्यूम। और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में हम पढ़ेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, ऊपर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, नीचे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इसको सॉल्व करके हम कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज निकाल लेंगे। तो ये है सोल्यूशन के बारे में। अब हमने सोल्यूशन के बारे में क्या क्या पढ़ा, पहले हमने पढ़ा कि वो क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट। ये दोनों क्या है, कंपैरेटिव टर्म्स है। जिसमें ज्यादा सोल्यूट वो कॉन्सेंट्रेटेड, जिसमें कम सोल्यूट वो क्या हो गया, डाइल्यूट हो गया। नेक्स्ट हमने पढ़ा सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। जिस सोल्यूशन में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और सोल्यूट ना ऐड हो सके वो सैचुरेटेड है, और
अनसैचुरेटेड वो है जिसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में और सोल्यूट ऐड हो सके। ठीक है, नेक्स्ट थी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में हमने ये पढ़ा कि सैचुरेटेड सोल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। और लास्ट आ गया हमारा ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कि एक सोल्यूशन में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है वो बताता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। और इसके 3 फॉर्मूलाज हैं, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इससे हम कॉन्सेंट्रेशन की परसेंटेज निकाल लेते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टिंडल इफेक्ट के बारे में। जब हमने सोल्यूशन के बारे में पढ़ा, सस्पेंशन के बारे में पढ़ा और कोलाइड के बारे में पढ़ा, तो हमने एक इफेक्ट जो है टिंडल इफेक्ट के बारे में बात की थी मैंने बोला था कि मैं इसको आगे जाके एक्सप्लेन करूंगी। तो टिंडल इफेक्ट होता क्या है? जैसे कि हमने देखा था कि ये जो है एक सोल्यूशन पढ़ा हमने, सस्पेंशन पढ़ा और पढ़ा हमने कोलाइड। ये जो कोलाइड है ना, ये क्या है? टिंडल इफेक्ट शो करता है, ये भी करता है, और ये सोल्यूशन है नहीं करता। अब हम पढ़ेंगे कि ये क्यों करते हैं। हमने पढ़ा था कि सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा छोटा होता है। लेकिन इनके पहले हम स्पेशली बात करेंगे कोलाइड की। कोलाइडल पार्टिकल्स क्या थे? कोलाइडल पार्टिकल्स का जो साइज था वो क्या था? सोल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच बीच में था, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने एक्टिविटी की थी, उसमें हमने क्या किया था कि पानी में कुछ ड्रॉप्स इंक की डाल दी थी या फिर मिल्क की डाल दी थी। ठीक है, तो वो दोनों जो थे वो क्या था? कोलाइडल सोल्यूशन था। कोलाइडल सोल्यूशन में क्या था? जैसे ये पानी था, पानी में हमने डाल दिया मिल्क। अब मिल्क के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए? वो कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट हो गए पानी में। ठीक है, अब जब मैंने उसमें आपको करवाया था कि जब हम टॉर्च से लाइट इसमें से पास करवाते हैं तो वो क्या करते हैं? लाइट पाथ को विजिबल करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? ठीक है, जैसे ये मैं टॉर्च से लाइट आ रही है, ठीक है, अब टॉर्च से जब लाइट आएगी कोलाइड सोल्यूशन में, ये जो लाइट है जब इन पार्टिकल्स के साथ जाके टकराएगी तो ये क्या करेंगे? लाइट को स्कैटर करेंगे। स्कैटर करना क्या होता है? लाइट को अलग अलग डायरेक्शंस में स्प्रेड करना। ठीक है, तो उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मैंने पढ़ाया था कि कोलाइड जो है वो क्या करते हैं? उनके पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा होता है, सोल्यूशन से बड़े होते हैं पर सस्पेंशन से छोटे होते हैं। इतना बड़ा साइज होता है कि वो लाइट जो उनमें से पास करती है उसको क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं। और इसी फिनोमिना को वो क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, और इसी इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, कि जो पार्टिकल्स है लाइट को स्कैटर कर रहे हैं उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और इसको टिंडल नाम के साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया। ठीक है, तो यही है कि कोलाइड के पार्टिकल्स जो होते हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, जब लाइट उनमें से पास करती है तो वो उसको क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं। और स्कैटर करने की वजह से ही वो लाइट हमें नजर आती है। जब हमने सोल्यूशन के बारे में पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा छोटे हैं। पार्टिकल्स छोटे होने की वजह से उसमें क्या था कि बहुत छोटे पार्टिकल्स होने की वजह से जब लाइट आई थी तो वो उसको स्कैटर नहीं कर पाए थे। ठीक है, स्कैटर नहीं कर पाए थे, वो लाइट सीधी सीधी बाहर निकल गई थी। और क्योंकि उसके पार्टिकल्स उसको स्कैटर नहीं कर पाए थे, इसी वजह से हमें सोल्यूशन में जो लाइट थी वो नजर नहीं आई थी। हमें लाइट का पाथ नजर नहीं आ रहा था कि वो कहां से कहां गई। ठीक है, यहाँ इधर आपको टॉर्च से लाइट निकलेगी और इधर स्क्रीन पे आके वो हो जाएगी, लेकिन आपको सोल्यूशन में नजर नहीं आएगा। लेकिन कोलाइड में जो है या सस्पेंशन में, कोलाइड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो सस्पेंशन से छोटे, सोल्यूशन से बड़े होते हैं। वो कोलाइडल पार्टिकल से जब लाइट टकराती है तो वो क्या करती है? स्कैटर करती है। ठीक है, हमें कोई भी लाइट ऐसे ही नहीं नजर आती, जब स्कैटरिंग होती है तब हमें लाइट नजर आती है। इसकी एग्जाम्पल है कि जब हम देखते हैं कि डार्क रूम में एक छोटे से भी होल से क्या आती है? लाइट आती है, तो वो हमें उसमें डस्ट पार्टिकल्स नजर आते हैं। ठीक है, वो भी टिंडल इफेक्ट ही है, क्योंकि वो डस्ट के जो पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं? लाइट को स्कैटर कर रहे हैं। और लाइट को स्कैटर करने की वजह से ही वो लाइट हमें क्या होती है? नजर आती है। तो ये है टिंडल इफेक्ट। आप क्या है डेंस फॉरेस्ट में भी देख सकते हो कि अगर थोड़ी सी जगह से भी सनलाइट आती है तो वो क्या है? हमें नजर आती है। और क्या होता है उसमें कि उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स, वो क्या कर रहे होते हैं? लाइट को स्कैटर कर रहे होते हैं।
ठीक है, लाइट स्कैटर होती है फिर हमें क्या होती है नजर आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हुआ टिंडल इफेक्ट कि कोलाइडल पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स जब लाइट को स्कैटर करते हैं, ठीक है, इन ऑल डायरेक्शंस, जिससे हमें लाइट नजर आती है, तो उसको क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। और हमने पहले भी पढ़ लिया था कि सोल्यूशन के पार्टिकल्स छोटे होने की वजह से वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर पाते, वो स्कैटरिंग नहीं कर पाते। सस्पेंशन एंड कोलाइड के जो है पार्टिकल्स वो क्या कर पाते हैं, स्कैटरिंग कर पाते हैं और टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। कोलाइड सस्पेंशन में ये होता है कि अगर उसके पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाएं तो उसके पार्टिकल्स जो ऊपर ऊपर वाले रह जाते हैं वो उनकी सस्पेंशन क्या हो जाती है, बिल्कुल ब्रेक हो जाती है, फिर वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। ठीक है, तो कोलाइड्स जो है वो हमेशा ही क्या करते हैं, शो करते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स, बाय द कोलाइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। वो क्या होता है, टिंडल इफेक्ट। अब टिंडल इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे दोबारा से प्योर सब्सटेंस के बारे में। हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें मैंने बताया था कि प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, जो कि एक तरह के पार्टिकल से बने होते हैं। फिर मैंने बताया था कि जैसे सारे एलिमेंट्स हो गए वो क्या है, प्योर है। सारे एलिमेंट्स हो गए, सारे कंपाउंड्स हो गए, वो क्या है, प्योर। अब इन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे और इससे हमें पता चलेगा कि प्योर सब्सटेंस एक्चुअली होते क्या है। तो सबसे पहले एलिमेंट्स। हमें पता है कि हमारे नेचर में 119 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। अब 119 एलिमेंट्स में आता क्या क्या है, मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स हो गए, मेटलॉइड्स हो गए। ठीक है, मेटल्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ये होती हैं। मेटल्स जनरली क्या होते हैं, लस्ट्रस होते हैं। लस्ट्रस मतलब शाइनी होते हैं। पहले मैं मेटल्स की कुछ वो बताऊंगी एग्जांपल्स। मेटल्स जैसे हो गया आयरन, जिंक, कार्बन आयरन हो गया, जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सभी क्या है, मेटल्स हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, लस्ट्रस का मतलब ये शाइनी होते हैं, मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं। मैलेबल और डक्टाइल का मतलब क्या हो गया कि इनकी थिन शीट्स भी बना सकते हैं हम और थिन वायर्स भी बना सकते हैं। ठीक है, ये सोनोरस होते हैं, अगर हम इनको हिट करते हैं तो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो ये सोनोरस भी हैं। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज किनकी है, मेटल्स की। 119 एलिमेंट्स में जिसकी ये प्रॉपर्टीज है वो क्या है, मेटल्स है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने सुन लिया, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सभी क्या है, मेटल्स है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स जैसे मोस्टली गैसेज हो गई, कार्बन होगी, ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन हो गई, ठीक है, ये हो गया, सल्फर हो गया, ये सभी क्या है, नॉन मेटल्स है। और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि ये ना ही लस्ट्रस होते हैं, शाइनी नहीं होते, ठीक है, ये ना ही सोनोरस होते हैं, साउंड प्रोड्यूस भी नहीं करते, मेलेबल और डक्टाइल भी नहीं होते। ठीक है, तो ये एक मेटल से ऑलमोस्ट ऑपोजिट प्रॉपर्टीज वाले होते हैं। ठीक है, तो वो एलिमेंट्स मेटल्स में हम इसमें यहाँ पे लिखूंगी, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आपको पहचान रहेगी। नॉन मेटल्स में हो गया कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज क्या है, मेटल्स वाली, और कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो नॉन मेटल्स वाली है। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स। कुछ प्रॉपर्टीज उनकी क्या होती है, मेटल्स वाली, और कुछ होती है नॉन मेटल्स वाली। फॉर एग्जाम्पल हो गया सिलिकॉन, बोरॉन, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सभी जो हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, ये क्या है, एलिमेंट्स, और ये क्या है, प्योर। ये प्योर सब्सटेंस में पहली टाइप आ गई एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स में ये हो गए मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ये सभी जो है वो एक ही किससे बने होंगे, एक ही तरह के पार्टिकल से बने होंगे। अगर मैं गोल्ड की बात करूं, ठीक है, तो गोल्ड अगर आपको मिलेगा तो उसमें जो सारे पार्टिकल्स हैं वो गोल्ड के ही होंगे। ठीक है, तो एक तरह के पार्टिकल्स हैं इन सब में, तो ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। अब दूसरी तरफ आते हैं, कंपाउंड्स। कंपाउंड्स क्या होते हैं, फॉर्म बाय रिएक्टिंग टू और मोर एलिमेंट्स इन डेफिनिट प्रोपोर्शन। जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स हो गए ये, तो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब आपस में क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और एक नया सब्सटेंस बना लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कंपाउंड। जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कार्बन जो था वो एलिमेंट था, ऑक्सीजन जो था वो एलिमेंट था। ठीक है, और इन दोनों एलिमेंट्स ने रिएक्ट करवा के क्या बनाया, CO2 बनाया। अब ये क्या है, कंपाउंड। ठीक है,
तो ये कंपाउंड जो है वो भी क्या है, प्योर, क्योंकि इसमें एक तरह के ही पार्टिकल्स हैं सारे CO2 के, जिसमें एक C है, 2 O है। इसमें एक चीज मैंने लिखी हुई है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला कभी भी देखोगे ना तो वो CO2 ही होता है। फिक्स्ड है कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए एक ऑक्सीजन और एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन ही लगेंगे। दूसरी एग्जांपल हम वाटर की ले सकते हैं। इसमें ये पक्का है कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिला के ही क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, तो ये 2 एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं इन डेफिनेट प्रोपोर्शन, जिससे वो क्या बना रहे, एक नया सब्सटेंस, वो क्या है, कंपाउंड। तो कंपाउंड में भी अगर हम वाटर के बारे में बात करें तो इस कंपाउंड में भी क्या है, एक सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स ही है। तो ये भी क्या है, प्योर। ठीक है, तो हमने प्योर सब्सटेंस पढ़ लिए कि क्या होते हैं, कि जिसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। इसकी 2 कैटेगरीज हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स वो होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, इन तीनों को मिला के क्या बनते हैं, मेटल एलिमेंट्स। ठीक है, कंपाउंड्स होते हैं जो कि 2 या 2 से एलिमेंट्स को कंबाइन करके रिएक्ट करवा के क्या बनते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं कंपाउंड। और ये एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स दोनों क्या है, प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि ये एक ही तरह के किससे बने हुए हैं, एक ही तरह के पार्टिकल से बने हुए, इसमें और कोई चीज नहीं है। अब हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के बारे में तो पढ़ लिया कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स होते क्या है। ठीक है, ये दोनों होते हैं प्योर सब्सटेंस। अब हम एक नई चीज पढ़ेंगे, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। 2 अलग चीजें हैं, कंप्लीटली डिफरेंट चीजें हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं मिक्सचर्स की। मिक्सचर्स हमने पुराने उसमें पढ़ा कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। जब 2 या 2 से ज्यादा चीजें रैंडमली हम उठाते हैं और उनको मिक्स कर देते हैं, उनको क्या बोलते हैं, मिक्सचर्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपकी बुक में एक एक्टिविटी है जिसमें आयरन लिया, ठीक है, सल्फर लिया और दोनों को क्या कर दिया, इसमें मैं इसको रिएक्ट नहीं करवा रही तो इसलिए मैं सिर्फ ये लिखूंगी, एक आयरन लिया, ठीक है, और एक हमने लिया सल्फर। एक्टिविटी में बोला गया 2 ग्रुप्स बना के कि आयरन एंड सल्फर दोनों ग्रुप्स को दिया गया, 2 ग्रुप्स बनाए गए, दोनों को आयरन एंड सल्फर दिया गया। एक को बोला गया कि आयरन एंड सल्फर को दोनों उठाओ, उठा के क्या कर दो, एक मिक्स कर दो। तो इसमें कितना आयरन था कितना सल्फर था हमें नहीं पता, बस उठाया गया, उठा के उसको क्या कर लिया, मिक्स कर दिया। अब दूसरे ग्रुप को बोला गया कि आयरन को और सल्फर को लो, लेके उनको क्या करना है, हमने हीट करना है। जब हम आयरन एंड सल्फर को हीट करेंगे तो क्या होगा, एक नया सब्सटेंस बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, एक नया कंपाउंड बन जाएगा। अब फर्क क्या है कि मिक्सचर में हमने 2 चीजें ली थी, लेके उनको क्या कर दिया था, जस्ट मिक्स कर दिया था। मिक्स करने से कुछ नहीं, हमने कुछ उनको हीट नहीं किया, बस लिया और लेके मिक्स कर दिया। ठीक है, तो वो क्या बन गया, एक मिक्सचर। दूसरे केस में हमने क्या किया था, आयरन एंड सल्फर को लिया था, क्रश किया था, फिर हीट किया था। हीट करने से एक नया चीज जो है वो बन गई, वो क्या है, कंपाउंड। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मिक्सचर एंड कंपाउंड में सबसे पहला फर्क क्या होता है कि मिक्सचर में हम 2 या 2 से ज्यादा चीजों को रैंडमली क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, कोई हीटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं होता, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, अब दूसरी चीज कंपाउंड में क्या होता है कि हम 2 चीजों को लेते हैं, उनको रिएक्ट करवाते हैं, फिर एक नई चीज बनती है। ठीक है, तो वो क्या है, वो नई चीज होती है कंपाउंड। तो कंपाउंड एंड मिक्सचर में ये फर्क होता है। ठीक है, ये था इनका फर्स्ट डिफरेंस। अब दूसरे डिफरेंस में पढ़ाऊंगी कि मिक्सचर एंड कंपाउंड में और क्या फर्क होता है। दूसरा डिफरेंस इसमें ये है कि इनकी वेरिएबल कॉम्पोजिशन होती है। वेरिएबल कॉम्पोजिशन का मतलब कि चाहे मैं 5 ग्राम आयरन ले लूं, 2 ग्राम सल्फर लूं, उसको मिला दूं, तब भी वो ऐसा ही बन जाएगा, एक मिक्सचर ही कहलाएगा। मैं 10 ग्राम आयरन को लूं, 4 ग्राम सल्फर को लूं, फिर मिक्स कर दूं, वो भी मिक्सचर ही है। तो इनकी कॉम्पोजिशन चेंज हो सकती है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है मिक्सचर में, आप कितनी भी चीज को कितनी भी चीज के साथ मिक्स कर सकते हो, वो मिक्सचर ही कहलाएगा। इसकी कंपोजिशन आप वेरिएट कर सकते हो, ऊपर नीचे हो सकती है। पर इसमें क्या है, कंपाउंड में जो है फिक्स्ड कॉम्पोजिशन। फिक्स्ड कॉम्पोजिशन का मतलब क्या है, जैसे कि हम वाटर की फॉर्मेशन के बारे में बात करें कि H2 + O2 गिव्स वाटर। ठीक है,
तो इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। दो एलिमेंट्स कंबाइन होकर रिएक्ट होकर क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। ठीक है, अब इसमें फिक्स्ड है कि जब भी वाटर की बात होगी, आपने कभी भी वाटर का फॉर्मूला HO या HO2 नहीं पढ़ा होगा। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O ही है। ये फिक्स्ड है कि H2 ही आएंगे, ऑक्सीजन एक ही आएगा। ये दोनों आपस में रिएक्ट करके H2O ही बनाएंगे, वही वाटर बनेगा। ठीक है, तो ये इनकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है। और उनकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, वेरिएबल होती है। कितनी भी चीजों को जितनी मर्जी अमाउंट में आप मिक्स कर दो, वो मिक्सचर ही बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी है, हम पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अब जैसे कि कंपाउंड के बारे में आती हूँ, ये क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज अ गैस, वाटर इज लिक्विड। तो कंपाउंड में ये होता है कि जब भी दो एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, नया कंपाउंड बनाते हैं, उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो अपने कांस्टेंट एलिमेंट से क्या होती है, डिफरेंट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बता दिया कि ये गैस है, दो गैसेस मिलकर एक लिक्विड बनाती है। तो जो कंपाउंड बनता है उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो अपने कांस्टेंट एलिमेंट से क्या होती हैं, डिफरेंट होती है। आपको सेम प्रॉपर्टीज नहीं मिलेगी। ठीक है, अब ऐसे ही इधर अगर हम बात करें, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इनकी, सेम। प्रॉपर्टीज कैसे सेम होती है, जैसे हम इसमें ही देख लें, इस एक्टिविटी में आयरन एंड सल्फर को क्या किया था, मिक्स किया गया था। फिर इनके पास क्या लेके गए थे, जो भी चीज बनी थी उस मिक्सचर के पास हम लेके गए थे मैग्नेट को, और मैग्नेट ने क्या किया था, आयरन को अपने तरफ खींच लिया था। तो इससे हमें ये पता चला कि आयरन खुद भी मैग्नेटिक था, जब मिक्सचर में गया तब भी वो मैग्नेटिक है। तो मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज, मिक्सचर जिन चीजों से बने हैं उनसे क्या होती हैं, सेम होती हैं। लेकिन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है वो जिन एलिमेंट से बने हैं वो क्या होती है, उनसे सेम नहीं होती। ठीक है, अब नेक्स्ट है मिक्सचर्स जो है, हम उनको किसी भी फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। जैसे आयरन एंड सल्फर का क्या था, मिक्सचर था, मैंने मैग्नेट लिया, मैग्नेट से मैंने सारा आयरन क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। तो कोई भी फिजिकल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इनको अलग कर सकते हैं। ठीक है, हम इनको सेपरेट करते हैं विद बाय एनी फिजिकल मेथड। मिक्सचर्स को हम एनी फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं होगी, इनके लिए रिएक्शन होगी। ठीक है, चाहे केमिकल रिएक्शन हो, चाहे फिर क्या हो, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ऐसे चेंजेस ही इनको क्या कर सकते हैं, वापस इनकी कॉम्पोजिशन को इनकी क्या कर सकते हैं, इनको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अगर मैंने वाटर से दोबारा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बनाना होगा तो मैं कोई भी फिजिकल मेथड से नहीं बना पाऊंगी। मुझको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करनी पड़ेगी, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी पड़ेगी, तभी ये क्या होंगे, अलग होंगे। ठीक है, तो मिक्सचर्स को अलग करने के लिए वी हैव सम फिजिकल मेथड्स, फिजिकल मेथड से हम उनको अलग कर लेते हैं। पर जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से या फिर केमिकल रिएक्शन से ही क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। ठीक है, हम उनके कंपोनेंट्स को अलग इस तरीकों से ही कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स का डिफरेंस, कि आयरन कंपाउंड्स जो होते हैं वो दो एलिमेंट्स को कंबाइन करके इंडेफिनिट प्रोपोर्शन बनते हैं, और मिक्सचर्स क्या होते हैं, दो चीजों या दो से ज्यादा चीजों को हम रैंडमली मिक्स करते हैं, वो मिक्सचर बन जाता है। इनकी फिक्स्ड कॉम्पोजिशन होती है, पक्का होता कि अगर जो कंपाउंड है उसमें इतनी चीजें ये जाएंगी, जैसे वाटर में 2 ही हाइड्रोजन और 1 ही ऑक्सीजन से बनेगा, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, फिक्स्ड है। इसमें कॉम्पोजिशन क्या है, वेरिएबल है। अगर आप 10 ग्राम 5 ग्राम सल्फर को मिक्स करोगे तब भी वो मिक्सचर ही होगा। अगर आप इनकी वेरिएशन कर दोगे इनके ग्राम्स में, इनके मासेस में, तब भी वो मिक्सचर ही होगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इनको अगर हमने अलग करना है तो केमिकल रिएक्शन या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस करवानी पड़ती हैं, इसमें फिजिकल मेथड से काम हो जाता है। ठीक है, इनको हम सेपरेट करवा सकते हैं। और एक जो मेन प्रॉपर्टी ये है कि कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज इनके एलिमेंट्स के साथ, जिन एलिमेंट से ये बने होते हैं उनके साथ सेम नहीं होती, और मिक्सचर की प्रॉपर्टी इनके साथ क्या होती है, जिन एलिमेंट से या जिन सब्सटेंसेस से ये बने होते हैं तो उससे क्या होती है, सेम होती है। कंपाउंड्स की एग्जाम्पल जैसे मैं ले सकती हूँ कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन से बना कैल्शियम ऑक्साइड।
ठीक है। वाटर हो गया H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या है, कंपाउंड्स है। और कंपाउंड्स हमने पढ़ लिया कि क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। तो लास्ट में यहाँ पे ये बताऊंगी कि हमने प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स के बारे में पढ़ा। प्योर सब्सटेंसेस में हमने पढ़ा किन के बारे में, दो चीजें हैं, एक प्योर एक मिक्सचर्स। प्योर क्या है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में आ जाते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। कंपाउंड्स बनते हैं दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, दो, टू और मोर एलिमेंट्स दैट आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर। ठीक है, तो प्योर सब्सटेंसेस में आ गई ये दो चीजें, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। मिक्सचर्स होते हैं दो तरह के, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। एग्जाम्पल इसकी क्या है, सॉल्ट वाटर और उसकी क्या है, ऑयल एंड वाटर। और लास्ट में हमने क्या किया, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर का भी डिफरेंस पढ़ लिया कि कंपाउंड्स और मिक्सचर्स कैसे बनते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। तो इस चैप्टर में जो इसका नाम था इज मैटर अराउंड अस प्योर, हमने ये पढ़ा कि हमारे आसपास के जो मैटर्स हैं वो प्योर है या नहीं। उसको पढ़ने के लिए हमने पहले प्योर की डेफिनेशन को समझा, हमने ये देखा कि प्योर सब्सटेंसेस माने कौन से जाते हैं, होते कौन से हैं, जिसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स हैं, दो तरह के होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, ये क्या है, प्योर माने जाते हैं। फिर इसके साथ साथ हमने पढ़ा कि जो चीजें प्योर नहीं है वो क्या होती हैं, वो मिक्सचर्स होती हैं, होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। फिर इनके साथ साथ हमने क्या पढ़ा, अलग अलग तरह के सोल्यूशंस के बारे में पढ़ा कि कैसे सोल्यूशंस होते हैं। एक हमने सोल्यूशन के बारे में पढ़ा, कोलाइड्स पढ़े, फिर हमने सस्पेंशंस पढ़े, ठीक है। उसके बाद हमने टिंडल इफेक्ट पढ़ा, टिंडल इफेक्ट के बाद हमने सोल्यूशन के भी टाइप्स पढ़े कि कैसे कैसे सोल्यूशंस होते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। फिर उन कुछ और टर्म्स भी पढ़ी, उनकी सॉल्युबिलिटी, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन, ये सभी चीजें अब हमने इस चैप्टर में क्या कर ली है, पढ़ ली है। तो ये था हमारा चैप्टर जो हमें बताता है कि हमारे आसपास कौन चीजें हैं वो प्योर हैं, कौन जो है प्योर नहीं है, और वो प्योर नहीं है तो वो क्या होती हैं, मिक्सचर्स होती है।